हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 12th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था अपने भैया के चुने हुए जेट का प्राइस था काफी हाई, जिससे बेचारे नीफेंग के होश कर चुके थे उन्हें टट्टा पाई। लेकिन भाई साहब इस गुस्से को निकाले तो निकाले किस पर, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को पकड़ता है और उस पर भड़कता है। अबे साले, तूने तो कहा था इसका प्राइस ज्यादा से ज्यादा 5 मिलियन होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये तो इससे कई ज्यादा थे। ये सुनकर बेचारे असिस्टेंट की भी बोलती बंद हो जाती है। वह दूसरा पब्लिक के भी उड़े हुए थे तोते सोचने लगते हैं वो, भाई इस दुनिया में आजकल क्या क्या होते। बहादुर साहब अपने भैया और उनके साथी नीफेंग के दान के लिए उन्हें बहुत सारा धन्यवाद दे रहे थे। वाह यान मास्टर नियन, वाह आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन नीफेंग नाम के इस कुत्ते को अपनी तारीफ हजम नहीं होती। वो दहाड़ते हुए कहते हैं, अबे साले, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ, वो हूँ। ड्रैगन किंगडम की आधी जगह नियन ज्वेलर्स के अंडर आता है। तुझे पता है मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, और अगर आज इस जेट के पीस को कोई और खरीदने की कोशिश करेगा तो वो नियन ज्वेलर्स का दुश्मन बन जाएगा। और बस इसे सुनते यूनर का गुस्सा भड़क जाता है। भाई साहब ये सारी बात दहाड़ते हुए कह तो रहा था, लेकिन बेचारे को क्या पता कि ऊपर वाले ने उनकी किस्मत आज बड़े बुरे मूड में लगी थी, क्योंकि जब भी वो अपने भैया को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे तभी वो मुंह के बल गिरते थे। इसलिए अगले ही पल वहां पर मौजूद सभी को एक बुजुर्ग इंसान की बहुत ही काम एंड कॉन्फिडेंट आवाज सुनाई देती है, मैं खरीदूंगा। जैसे सुनते नीफेंग दहाड़ता है, अरे कौन है, कौन? किसकी पम में इतनी दम्मत है कि मुझसे आकर पंगा ले? ये थे ल्यू ज्वेलर्स के प्रेसिडेंट ल्यू गैंगशू। जैसे देखते ही नीफेंग उन पर भी भौंकने लगता है, लेकिन ओल्ड मास्टर ल्यू भी तो चल्ला खोपड़ी, वो भी उसे मार देते टोटल इग्नोर और अपने भैया के पास चले जाते हैं और बड़ी इज्जत से कहते हैं, यंग मैन, अगर तुम चाहो तो मुझे इस सेट का पीस बेच सकते हो। जो सुनते ही अपने भैया के दिमाग में चलती है एक बात, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इतना समझ में आते ही वो तुरंत ओल्ड मास्टर ल्यू को उस जेट के पीस को 200 मिलियन में बेचने का तय करते हैं। लेकिन असल बात तो ये था कि इसकी प्राइसेस सभी कई ज्यादा थी। जब ओल्ड मास्टर ल्यू देखते कि ये हन उन्हें इतनी कम दाम में इस बड़े से जेट को बेचने के लिए तैयार है, इससे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए वो उसे पूरे दिल से थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे बेचने वाले ही थे तभी आ जाता है नीफेंग उनके बीच, करने कोई हरकत नीच। वो तुरंत कहता है, मैं भी इस जेट को खरीदना चाहता हूँ, मैं इसके लिए तुम्हें 250 मिलियन पे करूंगा। इससे ओल्ड मास्टर ल्यू तो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन कमान तो अभी अपने भैया के हाथों में थी, और वो भी थे कहा किसी से कम। इसलिए अगले ही पल फोड़ देते वो नीफेंग के सर पर एक बहुत बड़ा बम। वो तुरंत उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जैसे सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो दहाड़ते हुए कहता है, अबे साले, मैं तुझे 50 मिलियन ज्यादा पे कर रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? तो अपने भैया भी कहते हैं, अबे मैं इंसानों से बिजनेस करता हूँ, कुत्तों से नहीं। और बस इतना सुनते ही गुस्से से हो जाती है महाशय की आंखें लाल, और अपने भैया की बात सुन के बाकी तीनों का हो जाता है हंस हंस के बुरा हाल। पब्लिक भी इससे फुल्ली एग्री करते हैं। नीफेंग अपने भैया को बहुत कुछ कहने तो वाले थे, लेकिन अपने भैया फिर से मार देते थे टोटल इग्नोर। और अब तो भाई साहब नीफेंग का बढ़ जाता है बीपी, जिससे कर देते हैं भाई साहब खून की उल्टी। इसलिए मजबूरन होना पड़ता है उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती। शायद बहुत जल्द उठने वाली है उनकी अर्थी। नीफेंग के इस हालत पर अपने भैया और उनके साथी भी वो सिर हिला देते हैं। आखिरकार सब कुछ मिट जाने के बाद ओल्ड मास्टर ल्यू अपने भैया को उसके जेट का पेमेंट कर देते हैं। ओल्ड मास्टर ल्यू को अपने भैया का अंदाज काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं। ये सुनते ही यूनर आ जाती है उनके बीच में और कहती है, नहीं, हान कहीं नहीं जा रहा। ओल्ड मास्टर ल्यू भी यूनर को तुरंत पहचान जाती है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते और वहां से जाने लगते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि अपने भैया है बहुत बड़े मास्टर, लेकिन तभी आ जाता है एक और बड़ा डिजास्टर। सभी को एक तानने वाली आवाज सुनाई देती है। क्या वो सच में एक मास्टर कहने के लायक है?
ये बोलने वाले थे मास्टर वांग, जिसके साथ थे सिंग सिंग कॉर्पोरेशन का यंग मास्टर गुओ जुनसाओ। अपने भैया बड़े सभ्य तरीके से कहते हैं, मास्टर वांग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो कभी आपको गुस्सा नहीं दिलाया। लेकिन मास्टर वांग में तो सभ्यता का सा भी नहीं था। वो दहाड़ते हुए कहते हैं, छोरे तूने मेरे स्टूडेंट की जो बेइज्जती की थी, मैं आज उसी का बदला लेने आया हूँ। वो कोई और नहीं, वो है मास्टर वांग। मास्टर वांग ये नाम सुनते ही अपने भैया और मैडम को आने लगता है थोड़ा थोड़ा याद। ये कोई और नहीं, ये वही थे जिसकी निकाली थी अपने भैया ने बारात। मास्टर वांग क्या ये वो आदमी तो नहीं जो कुत्ते की तरह भौंकते हुए वहां से भाग गया था? और बस इतना सुनते ही मास्टर वांग को लग जाती है आग। वो दहाड़ते हुए अपने भैया को चैलेंज करते हैं, आज मैं तुझे यहाँ पर चैलेंज करने आया हूँ। अगर मैं हारा तो मैं 3 बार कुत्ते की तरह भौंकूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो तुझे अपनी हड्डियां तोड़कर सारी जिंदगी के लिए अपंग होना पड़ेगा। बोल तैयार है? बुड्ढे की बातें सुनते अपने भैया के साथ ही तो सत्ते में आ जाते हैं और यूना तुरंत अपने भैया को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन यंग मास्टर गू के गार्ड्स तो तुरंत रोक लेते हैं। असल में अपने भैया को दुश्मन बनाने का यंग मास्टर गू को नहीं था कोई भी इरादा। कर रहे हैं वो इतना सब कुछ क्योंकि मास्टर वांग ने किया था उससे एक बहुत बड़ा वादा कि अगर वो उसकी मदद करे तो मास्टर वांग 1 साल के लिए उन्हें फ्री सर्विस देंगे। ओल्ड मास्टर ले हुए मास्टर गू को रोकने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वो भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन अपने भैया तो फुल्ली काम थे, इसलिए वो तुरंत आगे आ जाते और उनके चैलेंज को सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं। हवीन भाई और यूनर उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भैया उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, अबे फिक्र रॉड, मैं इस बुड्ढे को संभाल लूंगा। लेकिन अपने भैया भी बहुत टेढ़ी खींचते, वो इतनी आसानी से नहीं मानते उनकी शर्त और उसमें जोड़ते हैं कुछ और ताकि उनकी मेहनत ना जाए व्यर्थ। वो तुरंत कहता है, हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यंग मास्टर को भी कुत्ते की तरह 3 बार भौंकना होगा। और बस अपने भैया की शर्त की बातें सोच गू साहब के इरादों में आ जाती है मोच। तभी मास्टर वांग उसके कान में फुसफुसाने लगते हैं, मास्टर गू आप इस शर्त को मान जाइए, फिक्र नॉट, मैं इस छोड़े को संभाल लूंगा। अगर आपने इस शर्त को मान लिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं 1 और साल के लिए आपको पूरी तरह से फ्री सर्विस दूंगा। जिसे सुनकर यूनसाओ यानी कि यंग मास्टर को आखिरकार जिसके बाद चुन्ने पत्थर पहुंचते दोनों वेयर हाउस। अब पब्लिक भी देखना चाहती है कि कौन है असली लायन और कौन है छोटा माउस। चुन्ने अपना पत्थर मास्टर वांग जाते आगे आगे जैसे हो कोई उनका स्टोन लेके भागे। बहरहाल अपने भैया भी मास्टर वांग का कॉन्फिडेंस देखकर एक पल के लिए भौचक्का रह गए थे और उनका अंदाजा बिल्कुल सही भी था, क्योंकि जैसे ही मास्टर वांग उस वेयर हाउस के अंदर आते हैं एक आदमी तुरंत उनके पास आ जाता और उनके कान में फुसफुसा कर कहते हैं, मास्टर वांग आपके कहे मुताबिक सब कुछ तैयार है, हमने कटिंग जेट को उन पत्थरों के अंदर छुपा दिया है और आपके कहे मुताबिक जगह पर रख दिया है। वह दूसरी यूनर तो थी फुल ऑफ टेंशन, पर अपने भैया को तो था ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का इंटेंशन। और वह दूसरा जैसे ही मास्टर वांग अपना पत्थर चूज कर लेते वैसे ही अपने भैया अपने इंडियन आइज से उन पत्थरों को चेक करने लगते और अपने इंडियन आइज से एक ही झटके में उन्हें मास्टर वांग का सारा प्लान पता चल जाता है। इसलिए जैसे ही मास्टर वांग चुनते हैं अपना पत्थर पूरे करने अपने इरादे, वैसे ही अपने भैया मार देते हैं एक पत्थर और बिखार देते हैं उनके सारे प्यादे। अपने प्यादे के बिखरते ही मास्टर वांग जोर से दहाड़ते हैं, लेकिन अपने भैया भी तो चालाक खोपड़ी, वो इसके लिए पहले से ही तैयार थे, इसलिए वो बड़े आराम से कहते हैं, माफ कीजिएगा मास्टर वांग, ये मुझसे गलती से हो गया, लेकिन जिस पत्थर को पहले आपने चूज किया था उस पत्थर को तो आप अभी भी चूज कर सकते हैं। पब्लिक भी हाँ हूँ करने लगती है और बस इसे सुनते ही तो मास्टर वांग की घिक्की बन जाती है, इसलिए मजबूरन वो फिर से अपना पत्थर ढूंढने चले जाते हैं। इधर थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार अपने भैया को अच्छा पत्थर मिल ही जाता है। दूसरा मास्टर वांग को भी अपना पत्थर मिल जाता है। मिलते ही पत्थर वो रोने लगते हैं करके हाय हाय, जैसे वो पत्थर पत्थर ना होकर हो उसका कोई बिछड़ा भाई। मास्टर वांग का ऐसा रिएक्शन देखकर अपने भैया और उनके साथी बड़ी अजीब नजरों से उसे घूरने लगते हैं। तभी अपने भैया मास्टर वांग की इस खुशी पर ब्रेक लगाते और कहते हैं, अबे बुड्ढे तू इतना खुश क्यों हो रहा है, वो तो बस एक ग्लास जेट ही है। जिसे देखकर मास्टर वांग भौचक्के रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने भैया का पत्थर देखते हैं वैसे ही उनके साथ ही साथ पब्लिक की भी हंस हंस कर निकल जाती है बत्ती सी। लेकिन अगले ही पल रुक जाती है सबकी हंसी, क्योंकि जैसे ही अपने भैया उस पत्थर को तोड़ते हैं
उसके अंदर से निकलता है एक नेचुरल जेड, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मास्टर वोंग अपने आप को संभाल नहीं पाते। वो दहाड़ते हुए कहता है, तूने जरूर कोई चीटिंग की होगी। तभी पब्लिक भी बोलती है, अबे साले तू नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं कर सकता। अब जल्दी चल भौंकना शुरू कर, मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और बस इसे सुनते ही मास्टर वोंग के उड़ जाते तुत्ते। मन ही मन वो सोचते एक बात, ओ भाई इस दुनिया में आजकल क्या क्या होते। लेकिन अपने भैया भी कहाँ कम थे। उन्हें पता था मास्टर वोंग का ट्रू एजेंडा, इसलिए सबके सामने फोड़ देते वो उनका सारा भांडा। वो तुरंत मास्टर वोंग के हाथ से उस पत्थर को गिरा देते जो ग्लू से चिपका हुआ था, और उस पत्थर के गिरते ही उस पत्थर के अंदर से एक कटिंग जेट बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही पब्लिक हो जाती है भयंकर गुस्सा। और मास्टर वोंग भी समझ जाते हैं इस बुढ़ापे में टूटने वाले उनका शरीर का हर एक हिस्सा। और फिर क्या था, देखते ही देखते शुरू हो जाती है पब्लिक की कुटाई। और जैसे ही उनजाओ लगे भागने, वैसे ही हो जाती है उसकी भी अच्छी खासी छटाई, जिसके बाद भरी बाजारी में बेचारी की अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। तभी वहां पर ओल्ड मास्टर लियू आते हैं और कहते हैं, यंग मैन अगर तुम इस जेट को बेचना चाहते हो तो मैं इसके लिए तुम्हें 3 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ। अमाउंट सुनकर अपने भैया का मुंह रह जाता है खुल्ला का खुल्ला। पब्लिक भी मचाने लगती है हो हल्ला। मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए 3.1 बिलियन पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं 3.5 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तभी उन्हें उनके बड़ी पास आ जाती है और बड़ी प्यार से कहती है, हाँ ये मुझे चाहिए। जैसे सुनते ही अपने भैया तुरंत वहां जाते हैं। वो सभी की लड़ाई रोक देते हैं और अपना डिसीजन सुनाकर वहां से तुरंत निकल लेते हैं। और ओल्ड मार्शल लियू भी उनकी इस बात को सुनकर बस सिर हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें इयान की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। बात सही भी थी, क्योंकि जिस जेट के पीस को वो लोग ले जा रहे हैं उससे पाने के लिए और अपने भैया से बदला लेने के लिए नीफैंग कॉर्पोरेशन, जिंगजियान कॉर्पोरेशन और तैंगवान कॉर्पोरेशन तीनों ही अपने लोग भेज रहे हैं। और वह दूसरा अपने भैया को भी अपने लोगों की मदद से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे। खासकर यूनर के लिए। यूनर भी अपने भैया को सॉरी बोलते, हाँ मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं सोचा था कि इसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, हम इसे जल्दी से जल्दी बेच देते हैं। लेकिन अपने भैया भी कहाँ कम थे, वो अपने हीरो वाले अंदाज में कहते हैं, अबे फिक्र रॉड, मैंने तुझे गिफ्ट किया है और ये गिफ्ट तेरा ही है, किसी और का नहीं। जब वो ये सब बात कर ही रहे थे तभी आ जाता है शैंग भैया करने अपने भैया की मदद, जो अभी थी अपने भैया की सबसे बड़ी लागत। लेके आए हैं वो तो बंदूक गोला। होगा बहुत गलत अगर कोई समझे अपने शैंग भैया को भोला भाला। देख के इतनी मदद थे अपने भैया एक्साइटेड। अब तो वो तीनों ही थे अपने दुश्मनों को मिटाने में कमिटेड। जैसे ही होता है रात गहरा, आ जाते हैं सभी गुंडे देने अपने भैया के घर को पहरा, जहाँ पर माहौल था काफी इंटेंस, क्योंकि सभी बना रहे थे अपनी टारगेटिंग सेंस। और जैसे उन लोगों को मौका मिलता है, उनमें से 3 लोग सीधा अपने भैया के घर की तरफ हमला कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक एक गोली चल जाती है और तीनों एक ही झटके में निपट जाती है। देख के इतना परफेक्ट शॉट, सभी के होश जाते हैं उड़। देख के उन तीनों का हाल, सभी की मुंडी जाती है मुड़, क्योंकि ये करने वाला कोई और नहीं, ये था अपना हीरो, जिसने अपनी क्वी एनर्जी के दौरान एक ही शॉट में तीनों को निपटा दिया था, जिससे सभी को एक वार्निंग मिल चुकी थी कि अगर इस घर की तरफ कदम भी उठाया तो वो तुरंत निपट जाएंगे। इसलिए वहां पर मौजूद सभी की घिक्की बन चुकी थी। लेकिन अपने भैया भी कहा किसी से कम थे, वो भी थोड़ा मोड़ा स्टाइल तो दिखाएंगे ना। आ जाओ चूजो आ जाओ, तुम्हारे लिए मुझे बंदूक की जरूरत नहीं है। मिलते ही अपने भैया की हुंकार मच जाती है चारों तरफ हाहाकार, जिसके बाद एक ही इशारे में अपने शैंग भैया के सारे साथी वहां पर आ जाते हैं और तुरंत बोल देते हल्ला, और दुश्मनों के पिछवाड़े में मार देते बैट मारते थे बल्ला। जब अपने भैया इन गुंडों को निपटा कर चैन की सांस ले ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें यूनर की चीख सुनाई देती है, ईहान। जिसे सुनकर अपने भैया बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत यूनर के पास पहुंचते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं, वो देखते हैं यूनर है बेहोश, और वहां पर किसी तरह से तीनों गुंडों के लीडर वहां पर पहुंच चुके थे, जो और किसी को नहीं उस जेट के तलाश में ही आए थे। यूनर को मुसीबत में देख अपने भैया का तो पारा हाई हो जाता है। वो तुरंत उसे बचाने के लिए भाग पड़ते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है,
अबे छोरे, वो तो कुछ समय के लिए बेहोश हुई है, लेकिन तू तो हमेशा के लिए बेहोश होने वाला है। इतना कहते वो अपने भैया पर वार कर देते हैं। अपने भैया भी तुरंत काउंटर अटैक करते हैं। दोनों का वार एक दूसरे से टकराते ही दोनों को अपनी अपनी ताकत का अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है। जिसके बाद येन भैया के पीछे से एक दूसरा हमला आता है। येन भैया उसे भी बड़ी आसानी से रोक देते हैं। अब तीनों ही समझ जाते हैं कि अकेले लड़ने से वो लोग तो अपने भैया को हराने से रहे, इसलिए वो तीनों ही तैयार हो जाते हैं एक साथ अटैक करने के लिए। जिसे देख कर अपने भैया के हाव भाव भी बड़ी गंभीर हो जाते हैं। तभी वहां पर आ जाती है फैंग, जो अपने कातिलाना अंदाज में कहती है, बच्चे क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? और बस फैंग को देखते अपने भैया के होश उड़ जाते हैं। अबे तू यहाँ पर कैसे आई? फैंग भी कहती है, मैं तो यहाँ पर एक मिशन से आई थी, लेकिन सोचा तुम्हारे साथ मुलाकात करके जाओ, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। लेकिन अपने भैया उसके बातों को बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही इन्हें संभाल सकता हूँ। इतना कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस मोंग के दिए हुए पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। अपने भैया के बॉडी से निकलते हुए लाइफ फोर्स को देखकर मैडम तो भौचक्की रह जाती है। अबे क्या इस लड़के ने ब्रेक थ्रू कर लिया? लेकिन वह दूसरों अपने सामने इतनी खूबसूरत लेडी को देखकर जाग जाती उन तीनों की ठरक। लेकिन मैडम को नहीं पड़ती इन तीनों से ज्यादा कोई फर्क। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने भैया को बचाना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने ही वाले थे, अपने भैया उसे तुरंत रोक देते हैं और तीनों से ही अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों भी बिना ज्यादा वक्त गवाए अपने भैया पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही उन तीनों के बार येन भैया से टकराने ही वाले थे, वैसे ही एक ही पल में चला देते येन भैया अपना चाकू। देखते ही देखते निपट जाते तीनों के तीनों डाकू। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या होगा उन तीनों का हाल जब पता चलेगा कि फेल हो चुका है उनका चाल? और देख के अपने भैया का इतना इंटेंस किल, क्या मैडम संभाल पाएंगी अपना दिल? क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए विदा।